गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पढ़ लिया था कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कब हम वो फोर्स में आया, एनफोर्स हुआ, कब कब उसको हमने अडॉप्ट किया और कब उसका जो फ्रेम हुआ और कब बनकर तैयार हुआ। इस तरह से हमने पढ़ लिया था और उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और बाकी हमने जो कंट्रीज़ थी उनसे भी उनका कंपैरिजन किया था। तो अब आज हम देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सबसे यूनिक एग्जाम्पल है किसका है, रिजिडिटी यानी ये बहुत कठोर है और फ्लैक्सिबिलिटी यानी ये लचीला भी है। तो रिजिडिटी कठोर है और फ्लैक्सिबिलिटी लचीला है। लचीले का मतलब है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड रिजिड और फ्लैक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडिंग प्रोसीजर। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लैक्सिबल तभी कहलाता है जब उसमें अमेंडिंग प्रोसीजर होता है। अमेंडिंग प्रोसीजर क्या होता है कि उसमें चेंजेस करने की जो प्रोसेस होते हैं वो, कि अगर कोई ऐसा हमें लॉ बनाना है जो सबके लिए इफेक्टिबल है, मतलब सबके लिए कामगार हो सकता है, सबके हित के लिए है, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, अमेंडमेंट कहलाते हैं, जिसे हम संशोधन बोलते हैं हिंदी में। तो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर हम इसको रिजिडिटी और फ्लैक्सिबल कह सकते हैं। इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इजी। एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, रिजिड यानी कठोर संविधान होने के कारण जो उसमें अमेंडमेंट है वो आसान नहीं होता। यानी ये नहीं है कि हमने किसी ने कहा और हमने इसमें से इमीडिएटली इसमें चेंजेस कर दिए, ऐसा नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर कंसिडर्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे USA का कॉन्स्टिट्यूशन है या स्विट्ज़रलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ये क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर फ्लैक्सीबल। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सीबल है बिकॉज अमेंडमेंट प्रोसीजर ईजी एंड सिंपल। क्योंकि इनमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। यानी इनमें चेंजेस जो हैं, अगर हमें कोई संशोधन करना है तो वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट में बहुत ईजी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 3 कैटेगरी में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करता है। यानी 3 तरीके से हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, यानी चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? इन द फर्स्ट कैटेगरी अमेंडमेंट कैन बी डन बाय द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग बिफोर सेंडिंग इट फॉर द प्रेजिडेंट एसेट। अब जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है वो कैसे होता है, हमारे जो दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, आपको पता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, जिसे हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। तो इन दोनों की जो मेंबर्स हैं, प्रेजेंट मेंबर्स हैं, मेंबर्स की जो मेजॉरिटी होती है वो मेंबर्स से वोट करते हैं और उसके बाद वोट करने के बाद उनको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है पास कराने के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है कि जो दोनों हाउसेज हैं उसके मेंबर्स की मेजॉरिटी में वोट करवाए जाते हैं और उसके बाद कानून जो है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। सेकंड कैटेगरी अमेंडमेंट रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। सेकंड अमेंडमेंट में जो सेकंड कैटेगरी है उसमें जो संशोधन प्रक्रिया होती है एक स्पेशल मेजॉरिटी से होती है। जैसे सच एन अमेंडमेंट कैन बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट by majority of the total member of that house as well as by the 2/3 majority of member present and voting in each house of parliament and sent to the president for his assent which cannot be denied। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है उसमें क्या होता है, देखिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट ईच हाउस, इसमें देखिए दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी ली जाती थी। इसमें हर हाउस में यानी जितने भी हम पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से उसकी मेजॉरिटी के टोटल मेंबर्स लेकर और 2/3 जो मेजॉरिटी है प्रेजेंट मेंबर्स की उनसे वोटिंग कराकर उसके बाद
प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद कि प्रेसिडेंट है उनको मना नहीं किया कर सकते और उनको वो कानून पास करना ही होता है। इन द थर्ड कैटेगरी बिसाइड्स द स्पेशल मेजॉरिटी, यानी स्पेशल मेजॉरिटी को छोड़ के जो कि सेकंड कैटेगरी में है वही थर्ड कैटेगरी में भी है, द सेम हैज़ टू बी अप्रूवल आल्सो बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी 50% स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल करेगी कम से कम अपने 50% स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स उसको क्या करेंगे, 50% जो मेंबर्स हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। दस यू सी दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द टाइप ऑफ अमेंडमेंट, तो इस तरह हम देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें टाइप ऑफ अमेंडमेंट रैंकिंग फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसीजर, तो हम कह सकते हैं कि पहले सिंपल प्रोसीजर उसके बाद डिफ़िकल्ट प्रोसीजर चलता है, यानी आसान से कठिन की ओर चलता है ये प्रोसीजर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अमेंडमेंट। और किस पर डिपेंड होता है, अमेंडमेंट के नेचर पे कि वो अमेंडमेंट कैसा है, वो संशोधन है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किसके हित के लिए काम कर रहा है और किसके हित के लिए काम नहीं कर रहा है। अब देखिए फेडरल पॉलिटी, ठीक है, यानी जो हमारी संघ है उसकी क्या पॉलिटी है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए फेडरल स्ट्रक्चर, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। इन ए फेडरेशन देर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट है। देर इज़ वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज़ कॉल्ड यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक सरकार है जिसे हम जो पूरे देश के लिए होती है उसे हम यूनियन संघ सरकार कहते हैं या फिर केंद्र सरकार कहते हैं। आल्सो देर इज़ गवर्नमेंट फॉर ईच यूनिट और स्टेट, और दूसरी गवर्नमेंट है जो हर क्षेत्र के लिए या हर राज्य के लिए होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ ए फेडरेशन, अब यूएसए जो है वो फेडरेशन है, वेयर एज द यूनाइटेड किंगडम है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब वहाँ एक ही तरह की सरकार है और जहाँ पर यानी चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो एक ही सरकार वहाँ संभालती है। इन अ यूनिटरी स्ट्रक्चर देर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, तो जैसे कि हमने बताया कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही तरह की सरकार होती है पूरे देश के लिए। एंड द पावर इज़ सेंट्रलाइज्ड, और जो पावर होता है वो पावर भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही होती है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।